हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? हमारा जो चैप्टर 6 चल रहा है विच इज़ रोटेशनल मोशन या फिर रिजिड बॉडी डायनामिक्स कह दो, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कह दो, बहुत सारे पार्ट्स थे इसके अंदर। तो वो चैप्टर आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे। न्यूमेरिकल वाला पार्ट थोड़ा सा कम हुआ है इस चैप्टर में, तो उसको हम लोग डेफिनेटली कवर करने वाले हैं। शॉर्ट्स में कवर करूँ चाहे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँ प्रॉपर सिर्फ इस यूनिट के जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसके लिए। जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स है ना उसके तो मैंने न्यूमेरिकल्स काफ़ी करवाए, लेकिन जो बाद वाले टॉपिक से जितना मुझे लगा इंपॉर्टेंट वो मैंने करवाया। लेकिन फिर भी आईआईटी जेई के, अगर आईआईटी जेई या नीट के लिए मैं बात करूँ तो थोड़े से न्यूमेरिकल्स कम है, तो वो मैं बिल्कुल डेफिनेटली करवाने वाली हूँ। सो डोंट वरी, आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो। एंड अभी हम लोग हमारा जो ये चैप्टर है इसका नेक्स्ट यानी लास्ट जो टॉपिक है वो करने वाले विच इज़ रोलिंग मोशन। चाहे वो प्योर रोलिंग हो या फिर रोलिंग मोशन हो, वो दोनों ही इसमें कंप्लीट कर लेंगे। थ्योरी में इतना कुछ नहीं है इन दोनों की, तो हम लोग बस एक बार हल्का से थ्योरी का इंट्रोडक्शन देके फिर उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसी से चीज़ें समझने की ट्राई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा जो लास्ट वीडियो इस चैप्टर का। उसके बाद में हम लोग हमारा जो पार्ट 1 फिजिक्स है ना उसका लास्ट चैप्टर बचेगा विच इज़ ग्रेविटेशन, वो हम लोग स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो अगर मैं बात करूं कि इससे जो पहले वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था, और हमने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था। उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स थे मैंने ट्राई, जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो हम लोग टोटली न्यूमेरिकल्स के थ्रू ही समझा है। तो उसमें आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी प्रॉब्लम होती है तो मैं हमेशा हर वीडियो में ये चीज़ बोलती हूँ कि आप मुझे ऑनेस्टली कमेंट कर सकते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई या मुझे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। मैं रिप्लाई भी करती हूँ, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। सो डोंट वरी, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी कि मुझे उससे रिलेटेड क्या करना है, नया वीडियो बनाना है, नहीं समझ में आ रहा है तो शॉर्ट्स बनाना है, जो भी करना है वो मैं मेरे अकॉर्डिंग करूँगी। सो डोंट वरी। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रोलिंग मोशन। इसका हल्का इंट्रोडक्शन हमने पहले भी पढ़ा था। अगर मैं बात करूँ रोलिंग मोशन की, या फिर हम लोग लिखते हैं सिर्फ रोलिंग, तो इसके अंदर जो एंगुलर मोमेंटम वाला टॉपिक पढ़ा था ना उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जैसे कि जो लीनियर मोमेंटम होता है ना, उसका जो होता है लीनियर एंगुलर मोमेंटम, उसका फॉर्मूला होता है L=mv/r परपेंडिकुलर। अगर मैं रोलिंग मोशन की बात करूँ तो रोलिंग मोशन के अंदर ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन होता है। प्लस क्या होता है? रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो हमने ये चीज़ पहले पढ़ चुके हैं कि जो रोलिंग मोशन होता है ना, किस टाइप की रोलिंग, जो मैंने एग्जांपल भी दिया कि आपने फुटबॉल को किक करा तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल भी करेगी, उसके साथ साथ में वो क्या कर रही है? रोटेट भी कर रही है। उसका अगर हम लोग कोई एक पॉइंट लेके चल रहे ना तो उसके उस पॉइंट की डायरेक्शन, उस पॉइंट का जो पोजीशन होगी वो थोड़ी थोड़ी देर में चेंज होती रहेगी। इसका मतलब वहाँ पे रोटेशन भी हो रहा है, उसके साथ साथ ट्रांसलेशन मोशन भी कर रहा है, उसकी डिस्टेंस भी वो कुछ ट्रैवल कर रही है। तो इस टाइप का जो मोशन होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं रोलिंग मोशन। ठीक है, चलो फिर उसके लिए हमने एंगुलर मोमेंटम की बात करी थी कि उसका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv/r परपेंडिकुलर ले लो प्लस i ओमेगा। ये रोटेशनल मोशन को इंडिकेट कर देगा और ये हमारा क्या बता देगा? जो लीनियर मोशन हो रहा है उसको बता देगा। तो ये वाली बात हमने करी थी किसके केस में? जब हम लोग एंगुलर मोमेंटम की बात करें। अब अगर हम लोग जब रोलिंग मोशन की बात करें आगे, तो उसमें हम लोग मेनली हम बात करने वाले हैं एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी की। जिस टाइप से हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अलग से पढ़ी, इससे पहले वाले जो चैप्टर्स थे उसके अंदर हमने जो नॉर्मल लीनियर काइनेटिक एनर्जी होती है विच इज़ हाफ mv² वो पढ़ा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ i ओमेगा² ये पढ़ा। अब हम लोग एक कंबाइंड मोशन की बात कर रहे हैं जहाँ पे ट्रांसलेशन है उसके साथ रोटेशन भी है, तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो सिंपल सी चीज़ है, जो फॉर्मूला हमने इसका एंगुलर मोमेंटम के केस में पढ़ा ना, एग्जैक्टली वही फॉर्मूला हमें किसके लिए पढ़ना है? काइनेटिक एनर्जी के लिए पढ़ना है। तो अगर मैं बात करूँ काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी का मतलब है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस, या फिर हम लोग उसको लीनियर लिख देते हैं वरना टी दोनों सेम हो जाएगा, लीनियर काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। दोनों के लिए जो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? लीनियर की बात करें क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला हाफ mv²। ये चीज़ तो हमने पढ़ चुकी है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट होती है रोटेशन के लिए, वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं हाफ i ओमेगा²। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आगे हम लोग सिंप्लीफाई करने वाले हैं। लेकिन अभी तक के लिए आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं रोलिंग मोशन में काइनेटिक एनर्जी की बात कर रही हूँ तो सेम एंगुलर मोमेंट वाले केस के जैसे दोनों काइनेटिक एनर्जी आएगी विच इज़ लीनियर काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो दिस फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि काफ़ी न्यूमेरिकल्स के केस में आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़े, सिंप्लीफाइड वर्जन लगाना ही ना पड़े।
तो दिस फॉर्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग बात करते हैं, एक टर्म है जो आपका बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाली है, विच इज़ रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है? रेडियस ऑफ जायरेशन, ये वर्ड आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। इससे पहले आपने 11th क्लास में ये वाला जो टॉपिक है वो कभी नहीं पढ़ा होगा। तो फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। तो ये क्या होता है रेडियस ऑफ जायरेशन? तो यहाँ पे रेडियस की बात करें, इसका मतलब हम लोग डिस्टेंस की बात करें। रेडियस तो एक टाइप की डिस्टेंस ही होगी ना, चाहे वो नॉर्मल इन जनरल रेडियस क्या होता है कि सरकमफेरेंस पे कुछ पॉइंट है उसके और सेंटर के बीच की डिस्टेंस को हम लोग रेडियस लेते हैं। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन। तो इसका मतलब होता है, मैं एक सिंपली सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ। इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस। रोटेशनल एक्सिस का मतलब है कि हम लोग जिस एक्सिस की बात करें ना, हम लोग स्टार्टिंग से ही चीज़ पढ़ता है कि जब भी हम लोग रोटेशनल मोशन की बात करें, हमारे पास एक पॉइंट होना चाहिए, एक एक्सिस होनी चाहिए जिसके अबाउट हम लोग सारी की सारी स्टडी कर रहे हैं। तो हम लोग उसी एक्सिस की बात करें जिस एक्सिस के लिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं या फिर जायरेशन निकाल रहे हैं। तो वो एक एक्सिस, एक पॉइंट आपके पास होना चाहिए। तो ये सेम वही एक्सिस है। इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस विच when multiplied by which is multiplied by, या फिर हम लोग लिख सकते हैं it is the distance from the rotational axis whose square when multiplied by the mass we get same moment of inertia about, या फिर हम लोग लिख सकते हैं we get moment of inertia about that same rotational axis। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, एक बार आपने लैंग्वेज पढ़ी तो कि ये क्या चीज़ चल रही है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिर्फ ये जो स्टेटमेंट है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। क्या बोला है कि इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस। हम लोग जिस एक्सिस के अराउंड रोटेशन की बात करते हैं ना, कि हम लोग इस एक्सिस के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस whose square when multiply by the mass, whose square मतलब अगर हम लोग ने इसको बोल दिया k, let's say this distance is what k, इसका जो स्क्वायर है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे? मास से। whose square when multiply by the mass we get moment of inertia। हमें क्या मिलता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखता है। जिस एक्सिस की हम लोग बात करें ना उसी के रिस्पेक्ट में हमें क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है। सिंपल सा है, I इक्वल्स टू mk², ठीक है। हाँ, हमने पहले जो फॉर्मूला पढ़ा था उसमें क्या था? I इक्वल्स टू mr²। उससे ये थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ये हम लोग मेनली यूज़ करते हैं जब भी हम लोग कुछ बॉडीज़ की बात, आगे जब आप न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो उसमें ज़्यादा इजी हो जाएगा समझना। तो सिंपल सी लैंग्वेज है कि ऐसी डिस्टेंस जिसका हम लोग स्क्वायर करें और उसको फिर उसके पूरे मास से मल्टीप्लाई करें ना। हियर द मास इज़ व्हाट, जहाँ पे पूरा का पूरा मास सेंटर्ड हो। ये होल मास की बात कर रहे हैं हम लोग। पूरे के पूरे मास को जब हम लोग स्क्वायर की टर्म से, उस टर्म के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है। वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है जो उस एक्सिस के अबाउट आना चाहिए। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई किसकी? रेडियस ऑफ जायरेशन की। अब बात आती है कि ये कैसे यूज़फुल है। इसको आप अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो जैसे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पढ़ा था वैसे आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल I इक्वल्स टू वॉट? mk²। I इक्वल्स टू mk² कर दिया तो अब आप इसको लिख सकते हो k² इक्वल्स टू वॉट? I अपॉन m आ जाएगा, या फिर कि हम लोग लिख देंगे √of I अपॉन m। और आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पढ़ा है m1r1² प्लस मल्टीप्लाई पर जितना आपको लेना नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड बाय होल मास, ठीक है। तो आप इसको इस टर्म में भी लिख सकते हो। अगर हमें नंबर ऑफ मासेस ज़्यादा दे रखे तो आप I को इस मास में रखे हो, m तो वैसे होल मास है, या फिर इसको भी आप सम ऑफ मास यानी इसको लिख सकते हो ऐसे
m1 प्लस m2 प्लस जितने भी नंबर ऑफ मासेस है आपका, ये सिंप्लीफाइड टर्म है। ये आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के केस में भी पढ़ी है, तो इसमें कोई भी डिफिकल्टी होनी नहीं चाहिए। चलो ठीक है, मेन हमारे पास जो है वो हमारे पास ये फॉर्मूला आता है कि ये तो हमने डेफिनेशन से निकालना है। अब अगर हमको पर्टिकुलर रेडियस ऑफ जायरेशन ही निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय होल मास। ये चीज़ आपको पता है। इसको हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे समझने की ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल हमको एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर हमको गिवन है फाइंड रेडियस ऑफ जायरेशन for a solid sphere, या फिर हम लोग होलो लेते हैं, for a hollow sphere about its tangential axis where mass is m and radius, पूरा लिखना पड़ेगा, radius is r। क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि हमारे पास एक होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर की जो टेंजेंशियल एक्सिस होगी ना, उसके लिए हमें रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है, और उस स्फीयर का, उस होलो स्फीयर का मास गिवन है और रेडियस गिवन है विच इज स्मॉल r। इसका मतलब देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये हमारे पास होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर है। तो अब इसकी जो होलो स्फीयर है, तो यहाँ के लिए सबसे पहली बात इसकी टेंजेंशियल एक्सिस यानी ये, अब हमें वो एक्सिस नहीं लेनी है जो सेंटर से निकल रही है और परपेंडिकुलर है, नहीं। क्वेश्चन में नहीं गिवन होता ना कि कौन सी एक्सिस, तो हम लोग इन जनरल वही एक्सिस लेते हैं जो सेंटर से निकल रही है और परपेंडिकुलर है। लेकिन क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली गिवन है कि क्या है, टेंजेंशियल एक्सिस, यानी इसकी जो टेंजेंट है ना, वहाँ पे जो एक्सिस है वो आप परपेंडिकुलर ले लो, नहीं गिवन है परपेंडिकुलर एक्सिस ले लो, उसके अबाउट हमें रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? सबसे पहली बात, हमारा जो रेडियस ऑफ जायरेशन का फॉर्मूला आता है वो आता है I अपॉन, ठीक है, ये फॉर्मूला आ रहा है। अब इसके अंदर आप देखो कि हमारे पास मास तो है, लेकिन हमारे पास आई नहीं है। हमारे पास आई है क्या? हमारे पास आई नहीं है। हमारे पास सेंटर से निकलने के लिए आई है, वो क्या होता है, वो होता है इन जनरल अगर मैं बात बताऊँ तो आई कितना होगा, इसको हम लोग आई डैश कर लेते हैं, और नॉर्मली आई क्या होता है 2/3 mr²। ये अगर इसकी रेडियस हो गई r, ये हमारे पास फॉर्मूला है जब वो सेंटर से निकल रही हो परपेंडिकुलर, यानी इस एक्सिस के लिए हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन हमें इसके लिए नहीं निकालना, हमें इसके लिए निकालना है। तो आप सिंपली यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ कर सकते हो। अगर हमें इस पॉइंट के रिस्पेक्ट पता है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा I डैश इक्वल्स टू 2/3 mr² प्लस का मास, और जो डिस्टेंस है ना, कितनी डिस्टेंस आ रही है r², तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/3 mr²। ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब आपको k तो निकालना है, तो k के लिए क्या हो जाएगा, k इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आई कितना है 5/3 mr² डिवाइडेड बाई मास, टोटल मास कितना है, इतना ही है, ये कैंसिल हो गया, और हमारे पास k की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ 5/3 r। तो ये हो गया हमारा क्या, रेडियस ऑफ जायरेशन। तो इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ रेडियस ऑफ जायरेशन निकालने को बोला है तो भी आप निकाल सकते हो। बस एक चीज़ आपको बता दें, वो मास तो मोस्टली गिवन होगा कि कितना मास है। जो मेन चीज़ है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, उसके अंदर आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी एक्सिस के लिए पूछा है, उसी एक्सिस के लिए निकालना पड़ेगा, बिकॉज ये एक्सिस पे मेनली डिपेंड करता है कि आप किस एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो। चलो ठीक है, ये हो गया। अभी हम लोग एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल बोल दो या टॉपिक बोल दो, उसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्या होता है। तो उसके ऊपर दो टाइप के हैं, एक सेपरेशन होगा, एक एडिशन होगा। मैं करके बता देती हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेपरेशन की। ये आपको बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगा, लेकिन अगर जो लोग IIT JEE नीट की प्रिपेयर करें उनके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, इसके ऊपर हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन से समझने की ट्राई करते हैं कि हमारे पास एक डिस्क है, ठीक है। अब एक डिस्क ले लो कि हमारे पास एक डिस्क है और डिस्क के टोटल मास हो गया m और इसकी रेडियस ले लो आप r, ठीक है। अब है कि डिस्क में से मैंने 1/4 कोई सा भी सिमेट्रिक पार्ट ले लो, चाहे 1/4 लेना है, चाहे हाफ लेना है, चाहे 3/4 लेना है, चाहे 1/8 लेना है, जितना पार्ट लेना कुछ मैं 1/4 से समझाया। 1/4 पार्ट हमने कट कर लिया है, हटा दिया है, ठीक है। सबसे पहले पहला केस, होल डिस्क के हमारे पास मास है i है, इसके लिए हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया i है
और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, टोटल मास m है और इसकी रेडियस ऑफ जायरेशन कितनी है, k है। अब दूसरा केस आता है कि हमने इसमें से 1/4 पार्ट क्या कर दिया, हटा दिया है। तो जो बची हुई बॉडी रहेगी ना, जितनी भी बची हुई बॉडी रहेगी उसका जो रेडियस ऑफ जायरेशन हम लोग ले लेते हैं k डैश। अभी हमें नहीं पता कि k डैश के इक्वल है नहीं, इसलिए हमने इसको k डैश बोल दिया। अब आपको क्वेश्चन में ये आपको थ्योरी गिवन होगी और क्वेश्चन में पूछेगा कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन k एंड k डैश। कैसा रिलेशन, k इक्वल्स टू k डैश है, k इज ग्रेटर देन k डैश है, k इज लेस देन k डैश है, या फिर नन, कोई भी फोर्थ ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये आपको 4 ऑप्शन गिवन होंगे। तो अब आपको पता करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले आप खुद ट्राई करो इसको करने की कि आपसे ये होता है या नहीं होता है। बहुत ही इजी सा है, कुछ भी इसमें इम्पोर्टेंट नहीं। अगर आपने पहले वाले फॉर्मूले को अच्छे से समझा है ना तो इसको करना कोई भी बड़ी डिफ़िकल्टी नहीं है। चलो ठीक है, हम लोग करते हैं। तो हमें 2 केसेस गिवन है। सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूँ तो हमारे पास रेडियस ऑफ जायरेशन, हमें रिलेशन रेडियस ऑफ जायरेशन के लिए ही पूछा है तो हम उसी का फॉर्मूला लेके करते हैं। तो हमारे पास k इक्वल्स टू क्या है, √I/m, और क्वेश्चन में गिवन है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, टोटल मास m है, तो फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे केस की, k डैश। तो अब देखो हमने कुछ पार्ट इसमें से कट करा है ना, 1/4 पार्ट कट करा है। तो मान लो कुछ ऐसा है, ठीक है। तो हमने अगर इसमें से 1/4 पार्ट कट करा है तो इसका मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होगा और उसका मास भी चेंज होगा। लेकिन हमने एक सिमेट्रिक पार्ट कम करा है 1/4, हमें पता है एग्जैक्टली हमने कितना कम करा है। ऐसा नहीं कि अरे हमें कट करा है लेकिन कितना हमें नहीं पता, ऐसा नहीं। क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है 1/4, 1/8, 1/10 जितना भी गिवन है। तो हमें पता है कि I माइनस I/4 हो जाएगा, होगा ना। 1/4 पार्ट कम करा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी 1/4 पार्ट कम हो जाएगा, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द मास डिस्ट्रीब्यूशन ना, किसका मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा उस पर डिपेंड करता है। डिवाइडेड बाय मास, तो मास भी कितना हो जाएगा, m-4 होगा। तो अब आप देखो k डैश की वैल्यू निकालो, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3I/4 और ये कितना हो जाएगा 3m/4। आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपके पास सेम फॉर्मूला आएगा विच इज़ I/m। तो इसका मतलब अगर हम एक सिमेट्रिक पार्ट, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, सिमेट्रिक सेपरेशन है, सिमेट्रिक सेपरेशन। अगर हम लोग सिमेट्रिक सेपरेशन की बात करें ना तो रेडियस ऑफ जायरेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज़ रहेगा। पहले k था तो अभी भी k रहेगा, पहले 2k था तो अभी भी 2k रहेगा, जो भी अमाउंट है वो सेम रहने वाला है। तो जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना याद रखने की, वो ये है कि अगर इफ देयर इज सिमेट्रिक सेपरेशन देन देयर विल बी नो चेंज इन रेडियस ऑफ जायरेशन, इट विल रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर। जो भी आपके पास केसेस होंगे दोनों ही केस में क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो ये चीज़ तो हो गई कि हमने सिमेट्रिक सेपरेशन की बात करी। क्या असिमेट्रिक सेपरेशन भी पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सेम सिमेट्रिक के अंदर ही आएगा, सेपरेशन के अंदर ही आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, हमारे पास एक डिस्क है, सेम केस ले लेते हैं, डिस्क है जिसका मास m है, रेडियस क्या है, r है। अब हमने क्या करा है, इसका जो रेडियस ऑफ जायरेशन है क्या है, k है। अब दूसरा केस आता है कि इस रेडियस ऑफ इस डिस्क में से, ये हमने क्या लिया, डिस्क लिए, इस डिस्क के सरकमफेरेंस, यानी इसका सरकमफेरेंस जो है ना, वहाँ से हमने कोई एक स्मॉल मास m को हटा दिया है, जो सेपरेट कर दिया है, कट कर दिया है, रिमूव कर दिया है, जो भी आप बोल दो। तो उस केस में रेडियस ऑफ जायरेशन पे क्या फ़र्क होगा, बेसिकली हमें उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है। अगर आपको डेटाज गिवन है तो एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम लोग रिलेशन की बात कर रहे हैं, कम होगा, ज़्यादा होगा, बराबर होगा, या हमें नहीं पता, डेटा इज़ इनसफिशिएंट। तो ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हमारे पास k का फॉर्मूला क्या है, √I/m। इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, I है, तो ये फॉर्मूला आ गया। अब मैं अगर यहाँ बात कर रही हूँ ना तो यहाँ पे क्या होगा, I, क्या यहाँ पे I रहने वाला है, नहीं, यहाँ पे रहने नहीं वाला है। I कुछ पार्ट कट हुआ है, एग्जैक्टली सिमेट्रिक हमें नहीं पता है कि 1/4 थे, 1/2 है, 1/8 थे, 1/10 थे, वो हमें नहीं पता। अगर वो हमें पता होता तो -I/2, -I/10 कुछ भी जो होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख देते। लेकिन यहाँ पे एक स्मॉल पार्ट m हमने सरकमफेरेंस से हटाया है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, I माइनस स्मॉल m/2 होगा। ये जो डिस्टेंस होगी वो लेनी है आपको, कितनी डिस्टेंस है यहाँ से, प्लस इसका मास हमें पता है, और हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, I = mr² होता है।
तो हम लोग लिख सकते हैं आई माइनस स्मॉल एम आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। कितना कटा है वो हमें पता है, सिमेट्रिक असिमेट्रिक नहीं पता, लेकिन कितना मास हमने कट किया वो तो हमें पता है। तो हमारे पास आ जाएगा ये फॉर्मूला। अब देखो ये हमें यहाँ पे डेटाज नहीं पता है तो हम लोग एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते कितना, लेकिन हमें ये पता है कि कुछ ना कुछ माइनस हुआ है ना, ये के डैश ले लो, तो इसका मतलब के इज़ ग्रेटर देन के डैश। इसका मतलब ये जो के डैश है ना वो इस के से तो कम ही होगा। कितना कम होगा वो डिपेंड करता है, जब हमारे पास सारी वैल्यूज़ पता होगी तो हम लोग एग्जैक्टली निकाल सकते हैं कि कितना कम होगा। लेकिन हाँ कुछ पार्ट इसमें कम होने वाला है। तो ये चीज़ समझने की है कि आप ये जो पहले वाला केस पढ़ा था वो हमने पढ़ा था सिमेट्रिक सेपरेशन, ये असिमेट्रिक सेपरेशन। यहाँ हमें नहीं पता है कि कितना पार्ट कट हुआ है, हमें पता है कि कुछ पार्ट कट करा है, लेकिन एग्जैक्टली कितना हुआ है वो हमें नहीं पता। असिमेट्रिक एक छोटा सा मास एम निकाल दिया। तो ये सिमेट्रिक सेपरेशन और असिमेट्रिक सेपरेशन दोनों ही आपको याद होना चाहिए। चलो ठीक है, इसी टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, जिस टाइप से हमने सेपरेशन पढ़ा ना उसी टाइप से हम लोग एडिशन भी पढ़ सकते हैं। हम लोग लेते हैं हमारा इसी के अंदर सेकंड पार्ट आ जाएगा एडिशन का। सेम थ्योरी है, कुछ भी ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं, हल्की सी चीज़ है। यहाँ पे हमने क्या करा है, हमारे पास एक डिस्क है, सेम आई मास एम रेडियस आर। अब हमने क्या करा है, इसके अंदर ले लो कुछ भी 1/4 पार्ट को ऐड करा है। ठीक है, पहले हम लोग सेपरेशन की बात करें तो कट करें, यहाँ पे हमने 1/4 ये है और एक 1/4 और पार्ट हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। तो इसके लिए के क्या होगा, सेम आई अपॉन एम। तो इसके लिए के डैश क्या हो जाएगा, आई प्लस आई/4 एंड एम प्लस m/4, यही होगा। 1/4 की बात करो, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो सेम आई अपॉन एम ही आने वाला है। इसका मतलब जब भी हम लोग सिमेट्रिक केसेस की बात करें ना, जब भी हम लोग सिमेट्रिक केसेस की बात कर रहे हैं, चाहे सेपरेशन हो चाहे एडिशन हो, दोनों ही केस में रेडियस ऑफ जायरेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट द ओनली कंडीशन इज इट शुड बी सिमेट्रिक एडिशन और सिमेट्रिक सेपरेशन। ठीक है, तो ये जो कीवर्ड है ना सिमेट्रिक, अगर ये आता है तो दोनों सेम रहने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं कि एसिमेट्रिक एडिशन की बात कर रही हूँ, मैं असिमेट्रिक एडिशन की बात कर रही हूँ, तो उस केस में क्या होगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोग कोई भी एक स्मॉल m का मास ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, देखो यहाँ पे हमारे पास होने वाला है i प्लस mr² एंड ये हो जाएगा मास m प्लस स्मॉल m। ये हमारे पास नई कंडीशन, उसमें माइनस हो रहा था, इसमें प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे हमें नहीं पता एग्जैक्टली कितना चेंज आया बिकॉज हमारे पास डेटा नहीं है, लेकिन ये हमें पता है कि जो के डैश है ना वो के से बड़ा होने वाला है। तो ये दोनों केसेस हमारे पास है, सिमेट्रिक एडिशन बात करो, असिमेट्रिक एडिशन बात करो। सिमेट्रिक के केसेस में सेपरेशन एडिशन दोनों में सेम रहने वाला, कोई भी चेंज नहीं आएगा रेडियस ऑफ जायरेशन के अंदर। जब हम लोग सेपरेशन की बात करेंगे, असिमेट्रिक सेपरेशन, तो हमारा जो के है ना वो बड़ा होगा के डैश से। उसी टाइप से जब हम लोग एसिमेट्रिक एडिशन की बात कर रहे हैं ना, तो ये जो के डैश है ना वो बड़ा होगा किससे, के से। ऐड, आप सिंपली इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं, जब हम लोग ऐड कर रहे हैं ना कोई चीज़ तो बढ़ने वाली, चाहे 0.001 भी ऐड करा लेकिन वो पहले वाले से ज़्यादा होगी। उसी टाइप से सेपरेट कर रहे हैं, चाहे 0.001 भी सेपरेट कर लेंगे, कुछ तो कम हुआ ना, तो आपको उस तरीके से भी इसको समझ सकते हो, उसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक था, हो सकता है इसके ऊपर से भी 1-2 न्यूमेरिकल आए, तो इसलिए मैंने करवाया। अभी हम लोग जो मेन हमारा रूलिंग मोशन के अंदर हम लोग को मेन चीज़ पढ़नी होती है ना वो पढ़ते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी जो हमने स्टार्टिंग में ही छोड़ दी थी ना, मतलब आज के वीडियो में कि हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला था टोटल काइनेटिक एनर्जी का, विच वॉज ½ mv² प्लस ½ I⍵²। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी की टर्म है ना, अब हमें इसे चेंज करना है रेडियस ऑफ जायरेशन की टर्म में। द रीज़न इज सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, और इसके ऊपर हम लोग कुछ आगे कुछ टॉपिक्स भी क्लियर कर सकते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ½ mv², इसमें तो कुछ चेंज नहीं करने वाला है, इसमें लिखो ½ I की वैल्यू अभी हमने पढ़ी है रेडियस ऑफ जायरेशन की टर्म में, विच इज mk²। तो हम लोग लिखेंगे mk² मल्टीप्लाई बाय ω²। नाउ द सेकेंड थिंग इज, हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहा है ओमेगा इज व्हाट, v इक्वल्स टू r ओमेगा, ये हमने पढ़ा है। तो उसी टाइप से अगर आप ओमेगा की वैल्यू निकालनी तो v अपॉन r रख सकते हैं, वो वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर लेते हैं। तो इट विल बी mv² प्लस ½
एम के स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर यानी वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो इट विल बी वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आगे और सिंप्लीफाई करते, एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। मैं लिख सकती हूँ ना इसको, मैंने वी को इसके साथ में ले लिया और के स्क्वायर को ट्रांसफर। द रीज़न इज़ कि हम लोग यहाँ पे कुछ कॉमन ले सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर को। तो यहाँ पे हमारी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है ना वो आ रही है हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन ले लो 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दिस फॉर्मूला इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ रूलिंग मोशन। हमने हाफ एम वी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, इधर 1 आ जाएगा प्लस ये चीज़ तो कॉमन आ जाएगी, पीछे क्या बचेगा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगी हमारी टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी का मतलब है लीनियर एनर्जी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी या फिर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो दिस फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस फॉर्मूला से ही, इस वाले फॉर्मूला से हम लोग कुछ चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। देखो ये फॉर्मूला है ना, इसके अंदर हम लोग निकाल सकते हैं लीनियर, अगर हम लोग एनर्जी की बात करें लीनियर काइनेटिक एनर्जी तो इट विल बी हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं बात करूँ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की तो इट विल बी हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होगा। ये चीज़ होगी ना, ये जो पीछे वाली टर्म आ रही है यही तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को कर रही है ना एक्सप्लेन। तो ये जगह हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस और सॉरी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में ये नहीं आएगा, मल्टीप्लाई बाय के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ये होगा। और जब हम लोग टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे ना तो हमें क्या करना है, इन दोनों को सम कर देना है, तो हो जाएगा एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये 3 वैल्यूज़ हमारे पास है। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है वो आती है कि हमें इस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है अलग अलग बॉडीज़ के लिए। मेनली हमारे पास जो बॉडीज़ होगी ना वो होगी रिंग ले लो, डिस्क ले लो, सॉलिड सिलेंडर ले लो, होलो सिलेंडर ले लो, सॉलिड स्फीयर ले लो, होलो स्फीयर ले लो। तो ये हमारे पास मेन कुछ 6 बॉडीज़ है ना, ये 6 बॉडीज़ है, इनके लिए हमें इस टोटल काइनेटिक एनर्जी को, इस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिंग की। हमें क्या निकालना है, सबके लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है कि क्या होगा। हमें देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू इन सब बॉडीज़ के लिए पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे जो जनरल हम लोग केस ले रहे हैं वो वही ले रहे हैं कि सेंटर से द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, मतलब परपेंडिकुलर जो भी इस बॉडी उसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास करिए। बहुत ही जनरल जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का केस लिया था उसी से रिलेटेड हम लोग सारी स्टडी कर रहे हैं। तो देखो रिंग की बात करूँ तो रिंग के लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, विच इज़ व्हाट, विच इज़ एम आर स्क्वायर पता है। चलो ठीक है, अब आई की बात करें तो आई का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एम के स्क्वायर और इक्वल्स टू मैं एम आर स्क्वायर लिख सकती हूँ। एम से एम कैंसिल हो जाएगा। अब अगर मुझे के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी तो वो 1 नहीं आएगी, आएगी ना 1। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज व्हाट 1। और सेम रिंग के जैसा केस होता है वो होता है होलो सिलेंडर का, सेम होता है। उसके लिए भी हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना आई, वो कितना होता है, एम आर स्क्वायर ही होता है। तो इसके लिए हमारे पास के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। चलो ठीक है, हो गया। अब मैं अगर बात करूँ कि हम डिस्क की बात कर रहे हैं, चाहे हम लोग डिस्क बोल दें चाहे हम लोग सॉलिड सिलेंडर बोल दें, दोनों ही सेम ही होगा। दोनों के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना सेंटर वाली एक्सिस के लिए वो सेम रहता है। हम लोग ये पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, नहीं याद आ रहा तो प्लीज़ जाके पहले वाला वीडियो कंप्लीट देखना, उसके बाद ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो उसके लिए आई इक्वल्स टू क्या होता है, एम आर स्क्वायर अपॉन 2 होता है। आई की वैल्यू फिक्स है विच इज़ एम के स्क्वायर। हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो यहाँ पे एम से एम कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो रिंग और होलो सिलेंडर के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। डिस्क और सॉलिड सिलेंडर के लिए क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। 2 वैल्यूज आ गई। अभी हम लोग निकालते हैं, इसको हम लोग हटा दें क्या, इसको हटा देते हैं ऊपर से, ठीक है, ये चीज़ हमें पता है। अब हम लोग बात करें तीसरा केस, ये हमारा सेकंड केस हो गया और यहाँ पे भी हम लोग सिंपली लिख देते हैं इसको, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2। अब हम लोग बात करते हैं होलो स्फीयर की, ठीक है, होलो स्फीयर की। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको भी हटा देते हैं। रिंग या होलो सिलेंडर के लिए क्या है, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1। होलो स्फीयर की बात कर रहे हैं
तो I इक्वल्स टू कितना होता है 2/3mr²। पढ़ चुके हैं। सेम हमको चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई करनी है, 2/3mr²। m से m कैंसिल हो जाएगा और k² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3। अगर आपको k/r की वैल्यू निकालनी तो अंडर रूट करना है और कुछ भी नहीं है। तो उसी टाइप से लास्ट हमारा केस आ जाएगा, हो जाएगा सॉलिड स्फीयर का। सॉलिड स्फीयर, तो इसके लिए I कितना होता है 2/5mr², यही होता है 2/5mr²। हम लोग इक्वेट कर लेते हैं mk² इक्वल्स टू 2/5mr²। और यहाँ से हमारे पास k²/r², m से m कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2/5। तो ये कुछ बॉडीज़ के लिए हम लोग k²/r² की वैल्यू निकाल सकते हैं। रिंग और होलो सिलेंडर दोनों के लिए सेम है, विच इज़ 1/1। डिस्क एंड सॉलिड सिलेंडर के लिए सेम है, विच इज़ 1/2। किसकी वैल्यू k²/r²। अगर आपको k/r निकालना है तो 1/√2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेना है। फिर हम लोग बात करेंगे होलो स्फीयर के लिए, ये हो जाएगा 2/3 और सॉलिड स्फीयर के लिए हो जाएगा 2/5। अब ये चीज़ आती है कि हमने ये k²/r² की वैल्यू क्यों पढ़ी है, तो वो हमने इसलिए पढ़ी है। तो आप देखो ये सारी वैल्यूज हमने निकाल दी। उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि हमारे पास कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन है। यहाँ से हमने किसी बॉडी को रोल करके नीचे की साइड स्लाइड करा है, वो नीचे की साइड स्लाइड हो रही है। तो अगर हमने 5 से 6 अलग अलग टाइप की बॉडी स्लाइड करके नीचे की साइड थ्रो करी है, तो वो रोल करते हुए नीचे जाएगी। उसमें ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है, हाँ हो रहा है, बिकॉज वो यहीं पे रोल नहीं कर रही, वो रोल करते हुए नीचे आ रही है। और रोटेशनल मोशन हो रहा है, हाँ हो रहा है, क्योंकि ऐसे घूमती घूमती ऐसे 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 घूमती घूमती आएगी ना नीचे, तो इसका मतलब रोटेशनल मोशन भी आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा केस कौन सा बन रहा है, रोलिंग मोशन का केस बन रहा है, विच इज़ लीनियर मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। तो अब हमने जो बॉडीज पढ़ी ना, वो यहाँ पे काम आएगी कि जिस बॉडी के लिए k²/r² की वैल्यू k²/r² की वैल्यू जितनी ज़्यादा है ना, उतना ही उसको नीचे आने में टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल रिंग के लिए सबसे ज़्यादा है 1 से तो सब छोटा ही है, 1 से ज़्यादा कुछ भी नहीं। देखो हमारे पास वैल्यू है 1 है, 1/2 है, 2/3 है और 2/5 है। अब इसको कैलकुलेट कर दो, 1 0.5, 2/3 कितना हो रहेगा 0.66, इतना ही होगा ना, और ये कितना हो रहा है 0.4। ये हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ गई। तो इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी ना, उतना ही उस बॉडी को नीचे आने में टाइम लगेगा। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, रिंग की है। इसका मतलब रिंग को नीचे आने में सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है। रिंग के बाद किसको टाइम लगेगा, इसको। ये क्या है, ये हमारा है होलो स्फीयर। तो होलो स्फीयर सेकेंड नंबर पे, होलो स्फीयर सॉरी सबसे ज़्यादा टाइम रिंग को लगेगा, फिर होलो स्फीयर का लगेगा, फिर किसको लगेगा, डिस्क को लगेगा, और सबसे कम टाइम किसको लगने वाला है, सॉलिड स्फीयर को सबसे कम टाइम लगने वाला है नीचे आने के अंदर। इसको हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम लोग जो थ्योरी वाली बात है ना, वो तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है रोलिंग मोशन के लिए। तो अब हम लोग इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, 1 सेकेंड। क्वेश्चन है हमारा, a hollow sphere is rolling on an inclined plane, then how much energy, क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, होलो स्फीयर इज रोलिंग एन इंक्लाइंड प्लेन, देन हाउ मच एनर्जी विल बी इन फॉर्म ऑफ रोटेशनल एनर्जी ऑफ टोटल एनर्जी। आप इसको परसेंटेज लीजिए, हाउ मच परसेंटेज ऑफ एनर्जी। इसका मतलब है क्वेश्चन में हमको पूछा है कि अ होलो स्फीयर इज रोलिंग, हमें कौन सी बॉडी दे रखी है, होलो स्फीयर दे रखी है, जो रोल कर रही है किस पे, एक इंक्लाइंड प्लेन पे। ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ से हमने कौन सी बॉडी फेंकी है, वो है होलो
स्फीयर। ठीक है, अब हमें बताना है कि हाउ मच एनर्जी, मतलब जब ये बॉडी रोल कर रही है ना और यहाँ पे नीचे आ रही है, तो इसकी कितनी एनर्जी टोटल एनर्जी का कितना पार्ट रोटेशनल एनर्जी होगा, या फिर हमें क्वेश्चन ये भी गिवन होगा कि हमें रोटेशनल एनर्जी नहीं और लीनियर एनर्जी पूछेगी, टोटल एनर्जी देखो इसकी कुछ ना कुछ टोटल एनर्जी होगी। तो हम लोग सिंपली क्वेश्चन को ऐसे कर देते हैं कि इसका टोटल एनर्जी का कितना पार्ट लीनियर एनर्जी होगा और कितना रोटेशनल एनर्जी होगा। देखो इट इज़ ऑब्वियस कि टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी सम ऑफ लीनियर एनर्जी एंड रोटेशनल एनर्जी। तो हमें जो चीज़ निकालनी है ना वो ये निकालनी है कि कितना परसेंटेज वाला पार्ट लीनियर एनर्जी का और कितना परसेंटेज वाला पार्ट रोटेशनल एनर्जी का है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मैं बात करूँ टोटल एनर्जी की, तो वी हैव फॉर्मूला हाफ mv² 1 + k² अपॉन r²। क्वेश्चन में हमें रोटेशनल एनर्जी का पार्ट पूछा है ना, तो हम लोग निकाल सकते हैं परसेंटेज रोटेशनल एनर्जी विल बी व्हाट, रोटेशनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² k² अपॉन r², यही होता है। और किसका निकालना है, टोटल एनर्जी का निकालना। तो नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल एनर्जी विच इज़ 1 + k² अपॉन r²। और आपको परसेंटेज में पूछा है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये चीज़ आपको समझ में है। हमें रोटेशनल एनर्जी का पार्ट निकालना है, टोटल एनर्जी का कितना होगा वो, तो हम लोग ऊपर लिखेंगे जो छोटी टर्म है रोटेशनल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी, तो उससे हमें उसका परसेंटेज निकल जाएगा। ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। पीछे हमारे पास बचा k² अपॉन r² एंड 1 + k² अपॉन r² मल्टीप्लाई बाय 100। सी जो हमने k² अपॉन r² की वैल्यू निकाली है वो अब लोग हमने डायरेक्टली फॉर्मूलाज में यूज़ करनी है, इसलिए वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। और वो तो आपको ना रट लेना है। आपको बोलूँगी सिंपली, देखो कैलकुलेट करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन आप 3 से 4 बार क्वेश्चन करोगे तो आपको इजीली याद भी हो जाएगा। इसके लिए 1 होता है 1/2, और बहुत कोई नंबर ऑफ 20-30 बॉडीज़ तो है नहीं, गिन के 6 बॉडीज़ है जिसमें भी 2 बॉडीज़ तो सेम ही आती है। तो यहाँ पे देखो होलोस्फीयर की बात करें, इसके लिए k² अपॉन r² की वैल्यू होती है 2/3। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 2/3, 1 + 2/3 विच इज़ 5/3 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो जाएगा 40% ऑफ 40 इज़ द परसेंटेज विच इज़ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी अगर 100% है ना तो उसका 40% क्या है, रोटेशनल एनर्जी है। और पीछे का जो 60% है ना वो क्या हो जाएगा, लीनियर एनर्जी। और अगर आपको इसको कैलकुलेट करना है ना तो भी कोई बड़ा टास्क नहीं है, आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा हाफ mv², बिकॉज लीनियर एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास क्या बचने वाला है, पीछे बचने वाला है 1/1 + k² अपॉन r² मल्टीप्लाई बाय 100, 1/5/3, तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आने वाला है 60%। तो आपको चाहे रोटेशनल एनर्जी का पूछा है चाहे लीनियर एनर्जी का पूछा है, दोनों ही इससे निकाल सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका क्या है ना, हम लोग एक टेबल बना देते हैं सॉरी, हम लोग एक टेबल बना देते हैं ताकि आप उस टेबल से ही सारी वैल्यूज़ निकाल दो। तो टेबल हमारे किस टाइप से बनेगी, टेबल में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बॉडी, जिस भी हम लोग बॉडी की बात कर रहे हैं वो बॉडी हो जाएगी। और हम लोग लिख सकते हैं k² अपॉन r² उस बॉडी के लिए। फिर हम लोग लिख सकते हैं E रोटेशनल डिवाइडेड बाय E लीनियर, और हम लोग कर देते हैं E लीनियर डिवाइडेड बाय E टोटल। और लास्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, E काइनेटिक E रोटेशनल डिवाइडेड बाय E टोटल। तो ये रेशियोज हमें पता होने चाहिए ताकि क्वेश्चन में हमें जो भी पूछे ना वो हम लोग निकाल दे। और बॉडीज, नंबर ऑफ बॉडीज तो फिक्स है, हमें इन्हीं बॉडीज के लिए निकालना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रिंग बोल दो, या फिर आप क्या बोल दो, होलो सिलेंडर बोल दो, ठीक है, होलो सिलेंडर। इसके लिए k² अपॉन r² की वैल्यू क्या होती है 1। अब पूछा E रोटेशनल डिवाइडेड बाय E लीनियर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, या फिर आप इसको उल्टा करो तो ज़्यादा सही रह जाएगा, ये हो जाएगा E लीनियर डिवाइडेड बाय E रोटेशनल। E लीनियर कितना है, हाफ mv² डिवाइडेड बाय हाफ mv² k² अपॉन r², ये होता है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। पीछे क्या बचेगा, r² अपॉन k² बोल दो, या फिर 1/k² अपॉन r² बोल दो, दोनों के लिए सेम ही है। तो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 ही रहने वाली है इसकी, ठीक है। अब हम लोग बात करें E लीनियर अपॉन E टोटल, तो ये हो जाएगा 1/1 + k² अपॉन r²।
इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/1 + 1 यानी ये हो जाएगा 1/2। उसी टाइप से अगर मैं ई रोटेशनल की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा k² अपॉन 1 + k² r²। और इसकी वैल्यू कितनी निकल जाएगी, ये हो जाएगा 1/1/1, ये भी 1/2 ही रहने वाला है। तो इस टाइप से आपको सारी बॉडीज़ के लिए निकालना, ये निकल जाएगा डिस्क के लिए या फिर आप लोग बोल दो सॉलिड के लिए, सॉलिड सिलेंडर ये हो जाएगा होलो स्फीयर, और ये हो जाएगा व्हाट, सॉलिड स्फीयर। तो आप इस टाइप से सारी वैल्यूज़ निकाल दो। इसके लिए वैल्यू होती है 1/2, इसके लिए होती है 2/3, इसके लिए होती है 2/5। आप यहाँ पे निकालो 1/k² इसका, ये हो जाएगी 2, ये हो जाएगी 3/2 और ये हो जाएगी 5/2। जस्ट ऑपोजिट ही तो करना है, 1/k² r² है ना, तो उल्टी हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा 1/1 + 1/2, ये हो जाएगा 1/1 + 3/2 और ये हो जाएगा 1/1 + 5/2। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 5/2 ही होगा ना, 5/2 तो ये हो जाएगा 2/5 और ये हो जाएगा 7/2 तो हो जाएगा 2/7। उसी टाइप से आप इसको करो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1, सही करा है क्या हमने, हाँ सही करा है। ये हो जाएगा 1/2 अपॉन 1 + 1/2, ये हो जाएगा 2/3, 1 + 2/3 और ये हो जाएगा 2/5, 1 + 2/5। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, कोई बड़ा टास्क नहीं। तो इस टाइप से आप एक टेबल बना सकते हो ताकि आपको ये सारी चीज़ें एक ही टेबल फॉर्मेट में आपको सारी की सारी वैल्यूज़ मिल जाए। ये एक सिंपलेस्ट तरीका है, बाकी सारी कैलकुलेशन का काम है, इसके अंदर कुछ भी नहीं। अगर आपको k² पता है ना, तो ये सारी चीज़ें निकालना कोई भी डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। तो इस टाइप से आप एक टेबल फॉर्मेट में भी ये सारी चीज़ें याद रख सकते हो। अभी हम लोग करते हैं नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल की फॉर्म में ही लेते हैं, लेकिन इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। एंड ट्रस्ट मी, आप क्या जेई नीट की बात कर रहे हो, जो यूजीसी CSIR, मैंने CSIR नेट दिया, उसके अंदर भी इसका ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग एक न्यूमेरिकल की फॉर्म में इसको लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमको गिवन है कि एक इंक्लाइन प्लेन है। देखो सबसे पहली बात, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो प्लेन होगा ना वो फ्रिक्शनलेस नहीं हो सकता, क्योंकि अगर स्मूथ प्लेन हुआ, फ्रिक्शन नहीं हुआ, तो बॉडी क्या करेगी, वो सीधा ट्रांसलेशन मोशन नहीं करेगी, वो रोल होगी नहीं, फट दे के नीचे चली जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे μ इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, फ्रिक्शन तो होगा ही। अगर हमें रोलिंग मोशन कराना ना, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, तो फ्रिक्शन इज़ फ्रिक्शन इज़ नेसेसरी हियर। तो ये μ इक्वल्स टू 0 नहीं होगा। ये हम लोग ले लेते पोजीशन A। यहाँ से हमने किसी बॉडी को रोल करने के लिए छोड़ा है और ये फाइनल पोजीशन है। लेट्स से दिस इज A, देन दिस इज पोजीशन B। इसको C ले लेते हैं और ये किसी हाइट h पर है, ये किसी हाइट h पर है और ये जो टोटल डिस्टेंस है ना इंक्लाइन प्लेन की, लेट्स से दिस इज S और ये एंगल है हमारा थीटा। तो ये सिचुएशन हमें गिवन है कि किसी इंक्लाइन प्लेन से हमने एक बॉडी को रोल करा, फेंका हुआ, तो रोलिंग मोशन होगा। अगर वो फ्रिक्शन उस सरफेस में फ्रिक्शन है तो वो एक रोलिंग मोशन होगा, ट्रांसलेशन मोशन भी होगा प्लस रोटेशनल मोशन भी होगा। ये बॉडी रोल करती 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 B पोजीशन पे आती है। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी, S कवर करी, किस हाइट पे, H पे है। तो अब हमें निकालना है कि जब भी बॉडी B पॉइंट पे पहुंच जाएगी ना, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी B पॉइंट पे। दूसरा, एक्सीलरेशन कितना होगा, किस एक्सीलरेशन से ये क्या कर रही है, रोल कर रही है। थर्ड, कितने टाइम बाद में ये यहाँ पे पहुँचने वाली, कितना टाइम लगेगा इसको नीचे आने में, ये डिस्टेंस कवर करने में। ये तीनों चीज़ हमें निकालनी है। एंड ट्रस्ट में, ये जो तीनों का जो रिजल्ट निकलेगा ना, वो आपको डायरेक्टली याद करना है, बिकॉज वो क्वेश्चन में डायरेक्ट आएगा। आपको सेम इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा होगा, लेकिन आपको वैल्यूज़ दे रखी है, आपको थीटा दे रखा होगा, आपको ये डिस्टेंस दे रखी होगी, आपको ये हाइट दे रखी होगी, और आपको सिंपली वैल्यूज़ पुट करके निकाल सकते हो। अगर आप इसको याद नहीं करते हो तो आप पूरे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसमें में इतना टाइम निकल जाएगा। चलो ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी B की। तो अब आप देखो कि यहाँ पे हम लोग क्या अप्रोच लगाए ना। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है ना अप्रोच की, इंक्लाइन प्लेन के अंदर हमको ये कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ये वाली वैल्यूज़ निकालनी। तो हम लोग क्या अप्रोच लगाए, कहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करें। तो देखो, एक हाइट पे है, एक ग्राउंड पे है,
और हमने जब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ा था ना, तो हमने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे करे थे। वो अलग चीज़ है कि वहाँ पे हम लोग रोलिंग मोशन की बात नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो अब देखो हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं सबसे पहले बाय द कंजर्वेशन ऑफ, जो सबसे पहली चीज़ इस डायग्राम को देख के दिमाग में आएगी ना, वो मुझे यही आएगी कि यार ये हाइट पे तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, तो मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकती हूँ। और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है यहाँ पे नहीं है, तो बाय द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इससे क्या हो जाएगा यहाँ पे, मतलब एनर्जी एट ए शुड बी इक्वल टू एनर्जी एट पॉइंट बी। मतलब यहाँ पे जो एनर्जी है सेम यहाँ पे होनी चाहिए ना, कंजर्वेशन रूल तो हमारा यही बोलता है। अब ए पे एनर्जी निकालो, तो ए पे देखो ये हाइट एच पे है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं होगा, ये कुछ भी इसमें वेलोसिटी नहीं, मूव नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसकी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से इसके पास एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी हो जाएगी एम जी एच, मैं इसका मास ले लेती हूँ एम, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू, यहाँ पे इस पॉइंट पे बात करी या फिर मैं बीच में भी किसी पॉइंट पे बात करूँ ना, तो देखो यहाँ पे अब इसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी, ऑब्वियस सी बात है काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन वो कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी, वो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी जो रोलिंग मोशन के लिए होती है। इसका मतलब लीनियर भी होगी और रोटेशनल भी होगी। तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ा कितनी होगी, एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना। तो बस ये निकल गया, पीछे कुछ भी नहीं निकालना है, एम से एम कैंसिल हो जाएगा और आपको h की वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर। जो बॉडी को रोल करवा रहे हो ना, अगर हमने रिंग को रोल कराया तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर हमने स्फीयर को रोल कराया तो 2/3 या 2/5 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू तो जब आपको ये बॉडी गिवन होगी ना कि कौन सी बॉडी है, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो अब यहाँ पे देखो हमें v की वैल्यू निकालनी है, वेलोसिटी एट पॉइंट b, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2gh इक्वल्स टू वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और इससे हम लोग v की वैल्यू निकाल सकते हैं, वी स्क्वायर निकल जाएगा क्या, 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ से हमारे पास जो v की वैल्यू निकलेगी ना, वो क्या निकलेगी, अंडर रूट ऑफ 2gh 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप का क्वेश्चन आपको गिवन होगा, बॉडी गिवन होगी, कौन सी बॉडी है, और आपको वेलोसिटी निकालनी होगी। कुछ भी नहीं है, सिंपली अगर रिंग दे रखा होगा यहाँ पे के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो 2gh अपॉन 2 यानी अंडर रूट ऑफ gh, g की वैल्यू आपको पता है और हाइट आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, तो उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं अगर ये आपको पता है। वरना आप यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे, वहाँ तक पहुँचोगे, फिर वैल्यूज पुट करोगे। तो सोचना आपको है कि मुझे पूरा का पूरा मैथड मतलब याद नहीं रखना है, फॉर्मूला याद नहीं रखना है, मैं वही सॉल्व करूँगा। देखो दोनों ही केस में आपको पता ज़रूर होना चाहिए कि हमने क्या अप्रोच लगाई है, लेकिन ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली भी याद रख के जाना पड़ेगा, ताकि इस पे क्वेश्चन आएगा तो मैं डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके भी कर सकता हूँ। तो ये हो गया वेलोसिटी। अब हमें निकालनी है एक्सेलरेशन a। तो अब देखो जो हमें कैलकुलेशन करनी थी, जो अप्रोच लगानी थी ना, वो तो लग गई। अब आपको देखना है कि क्या रिलेशन से हम लोग a निकाल सकते हैं। हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है, हमें एक्सेलरेशन निकालनी है, और दूसरी चीज़ क्या है कि ये टोटल डिस्टेंस कितनी है s, ये भी हमको क्वेश्चन में गिवन होगी। तो 3 वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं क्या लगा सकती हूँ, न्यूटन का इक्वेशन लगा सकती हूँ ना। तो कौन सी इक्वेशन में तीनों आ रहा है, ये आ रहा है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में। हम लोग यहाँ पे टाइम की बात नहीं करें, बिकॉज टाइम तो हमें खुद निकालना है। तो अगर मैं टाइम लिख दूंगी तो 2 वैल्यूज अननोन हो जाएगी, तो हमें कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लेते हैं, विच इज वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हम लोग ले लेते हैं कि इनिशियली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, तो हमारे पास आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2as हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ओके, वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू 2as। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी, a की वैल्यू निकालनी। 2 से 2 आप कैंसिल कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा a इक्वल्स टू g अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये h हो जाएगा और ये s डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं gh अपॉन s और 1/1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। लेकिन चलो ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग h/s की वैल्यू थीटा के फॉर्म में भी ले सकते। कैसे ले सकते हैं, ये हमारे पास ट्रायंगल हो गया। अब आप देखो h/s क्या होगा,
अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो थीटा के सामने वाली साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, यही होगा ना। और अगर सॉरी जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यही होता है। तो अगर मैं साइन थीटा लिखूँ तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, एल परपेंडिकुलर यानी एच अपॉन दिस हाइट एस। तो इसका मतलब एच अपॉन एस किसके बराबर आ रहा है, साइन थीटा के बराबर आ रहा है। तो हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ए की वैल्यू लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू जी साइन थीटा। एच अपॉन एस की वैल्यू किसके बराबर लिख सकते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एक्सीलरेशन ए की। तो देखो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू निकल गई, उससे हमने एक्सीलरेशन की वैल्यू भी निकाली। दोनों फॉर्मूलेज आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग के पास थर्ड चीज़ बचती है निकालने की, विच इज़ टाइम टी। तो अब आप देखो हमारे पास ए है, हमारे पास वेलोसिटी वी है और हमें टाइम टी निकालना है। तो क्या हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं, यस यूज़ कर सकते हैं। और हम लोग उससे भी सिंपल करना है तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ले लेते हैं, विच इज़ वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। हम लोग कॉम्प्लिकेट करते ही नहीं ये चीज़ों को, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी और u जो इनिशियल वेलोसिटी वो 0, तो v इक्वल्स टू ए टी, यानी हमारा जो टाइम आ रहा है ना वो क्या आ रहा है, वेलोसिटी अपॉन एक्सीलरेशन। और दोनों ही वैल्यूज हमारे पास है। तो हमारे पास जो t आएगा ना वो आ जाएगा v यानी रूट 2gh 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन ए, तो हो जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन जी साइन थीटा। ये वैल्यू हमारे पास आएगी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको v और a दे रखा है ना, तो अगर आपके पास के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू है ना, तो आपको ये कैलकुलेशन बिल्कुल भी टफ नहीं पड़ेगी। और के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू भी सिंपल है, 1 है, 1/2 है, 2/3 है, 2/5 है। तो उसमें भी आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। तो ये जो न्यूमेरिकल है ना वो अपने आप में एक टॉपिक है कि जब आप लोग रोलिंग मोशन की बात करो इंक्लाइन प्लेन से, तो उस केस में जो फाइनल पोजीशन होगी उस पर आने में कितना टाइम लगने वाला है, मतलब टोटल रोलिंग में उसको कितना टाइम लगने वाला है, क्या एक्सीलरेशन रहने वाली है, और जब वो रोल करके ग्राउंड पे आ जाएगा तो उस टाइम पे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या रहने वाली है। ये तीनों के तीनों फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये फॉर्मूला तो आप नहीं भी याद करोगे ना तो चल जाएगा आपको। अगर ये दोनों फॉर्मूले याद है तो ये तो आप निकाल ही सकते हो, v अपॉन ए तो करना है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए और इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। ट्रस्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। आप देखना पिछले साल के पेपर्स को, क्वेश्चन होंगे भी और मैं करूँगी ना क्वेश्चन। अगर इसके ऊपर कुछ पिछले साल के क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन आ रखे तो मैं डेफिनेटली कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक भी ख़त्म होता है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की। अभी हमने एक जो टॉपिक पढ़ा था ना उसी पे एक न्यूमेरिकल, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि किस टाइप के न्यूमेरिकल्स उस पर आ सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज एंगल θ1, दिस इज एंगल θ2 और क्वेश्चन में गिवन है θ1 इज ग्रेटर देन व्हाट θ2। दो यहाँ से एक बॉडी और यहाँ से भी एक बॉडी, दोनों बॉडी का नीचे सेम है। लेट्स से इट इज सॉलिड स्फीयर। देखो ये चीज़ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि जब हम लोग टॉप से किसी बॉडी को रोल करवा रहे हैं तो कौन सी बॉडी पहले पहुँचने वाली है कौन सी बाद में, वो हम लोग के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू से निकाल सकते हैं। के स्क्वायर और आर स्क्वायर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है ना बॉडी को नीचे आने में उतना ही टाइम लेती है। तो इसीलिए रिंग को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और सबसे पहले पहुंचता है सॉलिड स्फीयर। ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके ऊपर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें पूछा है कि दो टाइप की सिचुएशन है, एक इंक्लाइन प्लेन ये, दूसरा इंक्लाइन प्लेन ये, दोनों के एंगल अलग अलग है। θ1 इज ग्रेटर देन θ2 और सेम बॉडी को ऊपर से थ्रो करा है। इसकी जो वेलोसिटी v1 a1 t1 जो हमने अभी क्वांटिटीज निकाले, इसके लिए v2 एक्सेलरेशन a2 टाइम t2, मतलब इतने टाइम में नीचे आने वाला है। तो अब हमें इन तीनों क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन निकालना है कि v1 v2 के बीच में क्या रिलेशन होगा, a1 a2 के बीच में क्या रिलेशन होगा, t1 t2 के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो देखो सबसे पहले अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट, देखो आपको ऐसा क्वेश्चन आया तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले वेलोसिटी एक्सेलरेशन और टाइम निकालने बैठोगे, तभी तो आप उसके बीच में रिलेशन निकाल पाओगे। लेकिन अगर आपको फॉर्मूलाज डायरेक्ट याद है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमें पता है कि वेलोसिटी कितनी होती है, √2gh 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये होती है। अब आप देखो यहाँ पे जो हाइट है वो सेम रहने वाली है,
के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर भी सेम रहेगा, बिकॉज दोनों सेम ही बॉडी है, सॉलिड स्फीयर। अगर बॉडी अलग अलग होती है तो चेंज आता है। इसका मतलब चाहे हम लोग V1 की बात करें चाहे V2 की बात करें, दोनों के लिए वैल्यू सेम ही रहने वाला, बिकॉज इन दोनों में जो चीज़ डिफरेंस है ना वो सिर्फ और सिर्फ एंगल का डिफरेंस है। तो इसका मतलब V1 इक्वल्स टू V2, पहला रिलेशन हमारे पास ये आएगा। अब हम लोग बात करें एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है, G sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब आप यहाँ पे देखो कि G सेम रहने वाला, ये पूरी की पूरी टर्म सेम रहने वाली है, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर सेम रहेगा दोनों के लिए, और G की वैल्यू तो कांस्टेंट है। मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, A डिपेंड्स प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे θ1 की वैल्यू ज़्यादा है, θ2 कम है, इसका मतलब A1 वुड बी ग्रेटर देन A2। सिंपल सी बात है ना, साइन थीटा की प्रोपोर्शनल है, थीटा की वैल्यू ज़्यादा तो साइन थीटा की वैल्यू भी ज़्यादा तो A की वैल्यू भी ज़्यादा, और यहाँ पे θ1 ज़्यादा है तो A1 इज़ ग्रेटर देन A2। थर्ड हम लोग बात करें टाइम की, तो पूरा फॉर्मूला तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि ये प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन साइन थीटा। हमने डिवाइड करा था ना, V अपॉन ए आएगा, मतलब साइन थीटा डिवाइड वाली नीचे वाली टर्म में आएगा, तो ये 1 अपॉन साइन थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब यहाँ पे T1/T2 रिलेशन आएगा। ये चीज़ तो आपको समझ में आ जाएगी कि 1 अपॉन साइन थीटा है, साइन θ1 की वैल्यू ज़्यादा है तो T की वैल्यू कम होगी, इसका मतलब T1 इज़ लेस देन T2। तो इस टाइप से आप ये रिलेशन भी निकाल सकते हो। तो वो जो न्यूमेरिकल था ना, उसके ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो इससे क्लियर होता है। अभी हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं आगे। क्वेश्चन है हमारे पास कि ठीक है, हमने किसी भी बॉडी को, हमारे पास नहीं पता है कौन सी बॉडी है, सॉलिड है, स्फीयर है, सिलेंडर है, रिंग है, डिस्क है, हमें नहीं पता। हमने यहाँ से किसी एक बॉडी को वेलोसिटी v देके रोल करवाया, रोलिंग हो रही है, ठीक है ना, सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन नहीं हो रहा है, रोलिंग हो रही है। रोल करने के बाद ये वेलोसिटी इतनी है कि यहाँ पे भी किसी हाइट, यहाँ तक, लेट्स से ये हमारी हाइट है, ठीक है, यहाँ तक ये पहुँचती है, यहाँ तक पहुँचने के बाद ये वापस नीचे आने लग जाती है, दैट इज़ द डिफरेंट केस। लेकिन हमने कुछ वेलोसिटी दी ना, अब नॉर्मली भी देखो कि आपके पास कोई भी ऐसे इंक्लाइन प्लेन है, आपने यहाँ से फेंका वो ऊपर चढ़ेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा वेलोसिटी देते हो तो बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ेगी, और कम वेलोसिटी होगी तो कुछ डिस्टेंस तक ऊपर जाएगी, उसके बाद में वो फिर से नीचे आने लग जाएगी। ये चीज़ होती है ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे भी होगा, हमने यहाँ से v वेलोसिटी से बॉडी को ऊपर फेंका, देखो ये बड़ी है, साइज़ छोटी है, इसका मतलब ये नहीं कि बॉडीज़ अलग अलग, सेम बॉडी है, आप थोड़ा बड़ा बना लो इसको, ठीक है। आपने यहाँ से वेलोसिटी दी और साथ में क्या है, रोटेशन भी है, और ये यहाँ पे किसी हाइट तक पहुँचती है, और इस हाइट की वैल्यू हमें दे रखी है 3/4 v स्क्वायर अपॉन g, ये हमें वैल्यू दे रखी है। तो अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द बॉडी। फाइंड द नेचर ऑफ द बॉडी का मतलब है, अब हमें ये बताना है कि जिस बॉडी को आपने रोल करके फेंका है, थ्रो करा है, वेलोसिटी दी है ना, वो बॉडी कौन सी है, वो डिस्क है, वो डिस्क है, वो रिंग है, वो सॉलिड सिलेंडर है, वो सॉलिड स्फीयर है, वो होलो स्फीयर है, वो क्या है, ये हमें फाइंड करना है। तो आप कैसे निकाल सकते हो देखो फिर से वही चीज़ आ जाती है, जब एक बॉडी ग्राउंड पे और एक बॉडी हाइट पे, तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं। हमें नहीं पता है कि अभी हम इसको किसको कैलकुलेट करना है, लेकिन जो चीज़ दिमाग में लग रही है ना, अप्रोच लगाने वाली बात ही वही होती है ना कि हाँ नहीं, इससे कुछ तो निकलेगा, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि उससे कैसे होगा। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, आपके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हम लोग लिख सकते हैं हाफ m, काइनेटिक एनर्जी भी कौन सी होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी, बिकॉज रोटेशन प्लस लीनियर दोनों होगा, तो mv स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये हमें पता है। और यहाँ पे क्या होने वाला है, इक्वल्स टू m, कैपिटल स्मॉल कुछ भी ले लो, mgh, ये चीज़ हो जाएगी। m से m कैंसिल हो जाएगा, और आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो हाफ v स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू जी एच की वैल्यू पुट करनी है ना। तो आप देखो h आपका क्या हो सकता है, h की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, विच इज़ 3/4 v स्क्वायर अपॉन जी से g कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी हो जाएगा 2, तो हमारे पास बचने वाला है 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज वॉट 3/2, यानी के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2 माइनस 1 यानी 1/2। ये वैल्यू हमारे पास निकल गई, हमें कुछ भी दूसरा दिमाग लगाना ही नहीं पड़ा। के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू 1/2 आ रही है, इसका मतलब या तो ये होगा डिस्क या फिर क्या होने वाला है, सॉलिड सिलेंडर।
या तो आपको क्वेश्चन के जो ऑप्शंस रहेंगे उसमें दोनों मिलेगा, दोनों में से एक मिलेगा, तो जो भी आपको मिलता है उसके अकॉर्डिंग आपको करेक्ट कर लेना है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ पे k² की वैल्यू याद रखना कितना इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ आपसे इससे पता पड़े। वरना क्या होगा, आप 1/2 तो निकाल दोगे, उसके बाद आप कैलकुलेट करने लगोगे यार k² की वैल्यू 1/2 किसके लिए आती है, तो होगा कुछ नहीं। दोनों ही टाइप से क्वेश्चन तो सॉल्व होने वाला है, बट जब आप कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करते हो ना, तो जो टाइम मैनेजमेंट होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट की होती है। किसी को सारे टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, लेकिन उसे अपना टाइम मैनेज करना नहीं आ रहा है कि वो क्वेश्चन नहीं कि क्वेश्चन में लगा उसको सारा आ रहा है, लेकिन मतलब क्या, उससे आप टाइम पे क्वेश्चन पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये सारी जो चीज़ें होती है ना, वो टाइम मैनेजमेंट है कि आपको याद रहनी चाहिए कुछ चीज़ें, और वो कब कैसे होगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप इस टॉपिक पे अगर 10 न्यूमेरिकल कर दोगे ना, तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो, मैं हमेशा बोलती हूँ जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको ना, उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ताकि आपको चीज़ें रटने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी कंप्लीट होते हैं। अभी एक लास्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक बचता है, ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं, उसका थ्योरी वाला पार्ट करा देते हैं, एक न्यूमेरिकल भी करा देते हैं, फिर उसके बाद में उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स बचेंगे, वो मैं शॉर्ट्स में करा दूंगी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग मोशन। इसका मतलब क्या, अभी तक हमने जो पढ़ा था ना, वो रोलिंग मोशन था, जिसके अंदर ट्रांसलेशन मोशन तो था, उसके साथ में रोटेशनल मोशन था। नाउ वी हैव द टॉपिक विच इज प्योर रोलिंग मोशन। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। प्योर है मतलब सिर्फ रोटेशन हो रहा है, इसके अंदर लीनियर मोशन है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ रोटेशन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहने वाली है 12I⍵²। ठीक है, तो इस टाइप की बॉडीज़ के लिए हमें कैसे कैलकुलेशन करनी है, वो अभी हम लोग आगे बात करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं प्योर रोलिंग मोशन की। इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास कोई एक बॉडी है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, रिंग ले लो, डिस्क ले लो, स्फीयर ले लो, सिलेंडर ले लो, कुछ भी। यहाँ पे हमारे पास एक जो पॉइंट होता है ना, वो होता है सेंटर ऑफ मास। इसकी कुछ वेलोसिटी ले ली v सेंटर ऑफ मास। तो रोलिंग मोशन के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि जो इसका कांटेक्ट पॉइंट होता है ना, देखो कोई ना कोई बॉडी कहीं से तो कांटेक्ट में होगी। अगर आप ग्राउंड पे कर रहे हैं तो ग्राउंड से कांटेक्ट में होगी। हम लोग मेनली ग्राउंड की बात करते हैं, ग्राउंड से, तो ग्राउंड पे किसी न किसी पॉइंट पे कांटेक्ट होगा। तो उस कांटेक्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी है ना, वो जीरो होगी। इसका मतलब वो वहाँ से जिस पॉइंट पे वो कांटेक्ट कर रखा है ना, वो वही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होने वाला है। उसकी वेलोसिटी जीरो है, मतलब वो पॉइंट ट्रेवल नहीं करने वाला है। तो ये हमारा मेन जो पॉइंट है ना रोलिंग मोशन के अंदर, वो है कि वेलोसिटी ऑफ कांटेक्ट पॉइंट इज जीरो। ठीक है, एक तो वेलोसिटी ऑफ कांटेक्ट पॉइंट इज जीरो, सेकंड इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पॉइंट। तो इसके अंदर अगर हम लोग टोटल वेलोसिटी निकालूँ ना, टोटल वेलोसिटी तो क्या होने वाला है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी प्लस ओमेगा क्रॉस आर, जो क्या होता है हमारा वेलोसिटी इन रोटेशनल मोशन। देखो जब ये कांटेक्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो, इसका मतलब वो एक ही पॉइंट पे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। वही बात मैंने बोली, जब हम लोग प्योर रोलिंग मोशन की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ रोटेशन की बात करेंगे, उसमें ट्रांसलेशन नहीं होगा। ट्रांसलेशन के अंदर तो क्या, तो वो कांटेक्ट पॉइंट चेंज होता रहता है, उसकी भी वेलोसिटी होती है, लेकिन यहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी जीरो है। तो हमारे पास जो टोटल वेलोसिटी होगी वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी प्लस रोटेशनल मोशन की वजह से जो वेलोसिटी होती है ना, v = r ओमेगा। ठीक है, तो वही इसी को हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा, ओमेगा क्रॉस आर, या फिर आर परपेंडिकुलर ओमेगा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। लेकिन इस फॉर्मूले में एक चेंज होगा, प्लस माइनस। प्लस माइनस किस लिए होगा, जब पॉइंट, सबसे पहली बात, व्हेन पॉइंट, कौन सा पॉइंट अभी हम लोग पढ़ने वाले, व्हेन पॉइंट इज अबोव सेंटर ऑफ मास, तब क्या आने वाला है, प्लस आने वाला है। सेकंड, नेगेटिव साइन व्हेन पॉइंट इज बिलो सेंटर ऑफ मास। ये कौन से पॉइंट की बात करेंगे, अभी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें और भी क्लियर हो जाएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो अगर हम लोग प्योर रोलिंग की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सॉरी नॉर्मल वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस माइनस ओमेगा क्रॉस आर। प्लस कब आएगा, जब पॉइंट सेंटर ऑफ मास के अबोव हो, और माइनस कब आएगा, जब पॉइंट सेंटर ऑफ मास के नेगेटिव। फॉर एग्जांपल हम इसी में ले लो, अगर हम लोग इस पॉइंट की बात कर रहे हैं और एक पॉइंट बी है, तो ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास के अबोव है, तो इसके लिए प्लस साइन आने वाला, ये नीचे है तो इसका मतलब नेगेटिव साइन आने, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब एक चीज़ आती है कि अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ग्रेटर देन ओमेगा आर, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होगा कि यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी इज ग्रेटर देन रोटेशनल वेलोसिटी।
ये चीज़ तो देखो आपको समझ में आ गई ना। यहाँ पे हमने टोटल वेलोसिटी की बात करी, जहाँ पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी है और वेलोसिटी ऑफ दिस रोटेशनल मोशन की जो वेलोसिटी है वो भी है, ठीक है, दोनों की बात करिए। अगर सेंटर ऑफ मास, देखो सेंटर ऑफ मास ट्रैवल कर रहा है ना, सेंटर ऑफ मास ट्रैवल कर रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ लीनियर मोशन तो हो रहा है ना। ये सेंटर ऑफ मास है, अब यहाँ तक, अब ये यहाँ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है ना। अब लेकिन यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है ना वो सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट ट्रैवल कर रहा है, तो अगर ये जो मोशन है इसकी वैल्यू अगर ओमेगा आर से ज़्यादा है तो इसका मतलब लीनियर वेलोसिटी रोटेशनल वेलोसिटी से ज़्यादा है, फिर लीनियर मोशन ज़्यादा है वहाँ पे रोटेशनल मोशन से। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम लोग बात करें कि VCM छोटा है ओमेगा आर से, तो यहाँ पे क्या होगा, रोटेशनल मोशन इज ग्रेटर देन लीनियर मोशन, ये चीज़ होगी। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है व्हेन VCM इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ओमेगा आर के बराबर होती है। ये कंडीशन आती है हमारी प्योर रोलिंग मोशन की, प्योर रोलिंग मोशन की, कि यहाँ पे हमारा प्योर रोलिंग मोशन आ रहा है जब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी रोटेशनल मोशन के लिए जो वेलोसिटी है ना उसके बराबर आती है। तो ये सिंपल सा एक छोटा सा टॉपिक है प्योर रोलिंग के अंदर। आपको कैसे पढ़ना है कि सबसे पहले टोटल वेलोसिटी पता होनी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ज़्यादा है इससे, तो लीनियर मोशन कम है तो रोटेशनल मोशन इक्वल है तो रोलिंग मोशन। प्लस और माइनस कब आएगा, प्लस आएगा जब पॉइंट सेंटर ऑफ मास के अबोव हो, माइनस आएगा जब पॉइंट सेंटर ऑफ मास के नीचे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको समझने के लिए, कि हमारे पास एक डिस्क ले लो, स्फीयर ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये जो है वो हमारा सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पे कोई पॉइंट A है, यहाँ पे कोई पॉइंट B है, ठीक है। ये डिस्टेंस ले लिया हमने 3r/4 और ये ले लिया r/2। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास से 3r/4 ऊपर है और B पॉइंट सेंटर ऑफ मास से r/2 डिस्टेंस नीचे। अब हमें निकालनी है वेलोसिटी एट पॉइंट P एंड वेलोसिटी एट पॉइंट B, तो क्या होगा देखो, और यहाँ पे क्या हो रही है, रोलिंग हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये हम लोग ले लेते हैं ओमेगा, तो V इक्वल्स टू V सेंटर ऑफ मास प्लस माइनस ओमेगा क्रॉस आर, ये रिलेशन हमारे पास है। और सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है ना, पूरे सिस्टम को हम लोग लेके चले और मान लो इसकी रेडियस r है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा आर, ठीक है। ये चीज़ पॉसिबल है। हम लोग सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की बात करें ना, तो पूरी बॉडी की बात करें तो उसके लिए रेडियस हो जाएगा कैपिटल R और रोटेशन है ओमेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा आर प्लस माइनस ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर। अब देखो, अब हम लोग बात करें सबसे पहले ए पॉइंट की। अगर आपको प्लस माइनस नहीं समझ में आता है ना, कि हम ऊपर है नीचे हमें नहीं पता, तो आप सिंपली कोऑर्डिनेट्स की भी बात करो ना। ये हमारा क्या एक वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म है, तो सेंटर से ऊपर वाला पॉइंट, आप नॉर्मली भी जब एक्सेस की बात कर रहे हो तो ये प्लस होता है और ये माइनस होता है ना, तो वही चीज़ लेनी है। जब ऊपर जा रहे हैं तो वहाँ पे प्लस साइन आने वाला है और जो नीचे आने वाला है वो माइनस आने वाला है, बिकॉज सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो सेम रहने वाली है, चाहे ऊपर बात करो, चाहे नीचे बात करो, चाहे इधर बात करो, चाहे इधर बात करो, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। जो चेंज आ रहा है ना वो सिर्फ और सिर्फ इस टर्म में आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे डिस्टेंस आर आ रही है। अब ये आर डिस्टेंस अगर ऊपर है तो पॉजिटिव होगी, नीचे है तो नेगेटिव होगी। तो वी ए क्या हो जाएगा, ओमेगा आर प्लस, बिकॉज पॉइंट क्या है ऊपर है, प्लस ओमेगा आर, आर डिस्टेंस कितनी है 3r/4, ये हो जाएगा 3r/4। कितना आ रहा है आपका पास 4 and + 3 7r ओमेगा/4, या फिर आप क्या लिख सकते हो 7 VCM लिख सकते हो ना, 7 VCM ये हो जाएगा। उसी टाइप से वेलोसिटी एट पॉइंट B निकालना है तो क्या हो जाएगा ओमेगा आर माइनस ओमेगा डिस्टेंस कितनी r/2, तो ये हो जाएगा ओमेगा r/2 या फिर VCM/2। तो इस टाइप से आप सिंपल सा एक न्यूमेरिकल लेके भी इसको समझ सकते हो कि किस टाइप से आपको कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इस पे एक दो न्यूमेरिकल्स है रहते हैं जो मैं करवा दूंगी आपको, शॉर्ट्स में करवा दूंगी या फिर मैं करवा दूंगी, जैसे भी करवाऊंगी न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक और चैप्टर दोनों खत्म होता है। बहुत ही लंबा चैप्टर था, ऑलमोस्ट 1 महीना लिया इस चैप्टर ने ख़त्म होने के लिए। मैं चाहती तो 3-4 वीडियो में करवा सकती थी, लेकिन जब मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा तो मैं आप लोगों को कैसे सेटिस्फाई करूँगी कि आप इस टॉपिक से सेटिस्फाई हो या नहीं हो। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक चैप्टर दोनों खत्म होता है। इसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल्स रहते हैं, मैं शॉर्ट्स में करा दूँगी, होपफुली कल या आज ही अपलोड कर लूँ। और बाकी हमारा कल हम लोग स्टार्ट करेंगे, या फिर जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग ग्रेविटेशन जो चैप्टर है वो हम लोग स्टार्ट कर देंगे।
और होपफुली वो 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। इतना ज़्यादा उसमें कुछ थ्योरी नहीं है, न्यूमेरिकल्स करके भी उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ठीक है, आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन मुझे चैप्टर खत्म कराना था इसलिए मैं थोड़ा सा लंबा खींचा। और प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि सब लोग वीडियो पूरा देखा करें। और एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि जैसे ही वीडियो अपलोड करती है ना, कुछ टाइम तक ग्लिच रहता है, तो उसकी वजह से हाफ एन आवर तक आई थिंक वीडियो नहीं विजिबल नहीं होता है। मतलब वो दिखता है, नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी, लेकिन जब आप ओपन करोगे तो वो बफरिंग चलती रहती है। वो मैं भी नोटिस कर रही हूँ। मैं ट्राई कर रही हूँ कि उसको किसी टाइप से रिजॉल्व कर सकती हूँ, लेकिन आप ट्राई करना कि वीडियो को आधा पौन घंटा 45 मिनट्स के बाद में चेक करें तो वो वापस नॉर्मल हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ठीक है, चलो आज के लिए काफ़ी हो गया, काफ़ी ज़्यादा ही हो गया एक्चुअली। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।